नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत के सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कोरोना के थर्ड वेव या उसका जो नया वर्जन ओमिक्रॉन है उससे बचाव के हर वो उपाय करें जो डॉक्टर आपको बताते हैं, जिस पर डॉक्टरों का राय है। अनाप शनाप लोगों की ज्ञान ना लें और भीड़ भाड़ में बचें। आपने वैक्सीन ले लिया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। जिन लोगों ने अब तक नहीं लिया है वो जरूर अपने निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिना भेदभाव, बिना किसी दुराग्रह के समस्त भारतवासियों के लिए ये टीका मुफ्त में उपलब्ध करवाया है। बल्कि हमारा देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अपने मित्र देशों को भी ये टीका मानवता के नाते फ्रेंडली बेस पर उपलब्ध कराया है, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। भारत के इस महान परंपरा को, वसुधैव कुटुंबकम को अंगीकार करते हमारे माननीय प्रधानमंत्री के इस उदारता को मैं सादर नमन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री के इस उदार दिल ने दुनिया को लाभान्वित किया है तो आप अब तक पीछे क्यों हैं। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि आप अपने निकट स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और मुफ्त टीका का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जान है तो जान है। मित्रों, आज सुर्खियों पर बात करने से पहले सबसे पहली सुर्खियां जो आज की रही वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नए नेता जो कि पुराने होने से पहले ही अपने पुराने स्थान को चले गए, नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले वो तमाम लोग इधर से उधर होते हैं जिन्हें लगता है कि भाई पूरे 5 साल तक हमने मलाई चाटा है और देशवासियों के अनुरूप मैंने काम नहीं किया है। देश की जनता हमको जुतिया मारेगी, मेरे प्रदेश के लोग, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के लोग अब मुझे हाथ में डंडा लेकर के खोजेंगे, तो मैं क्या करूं। एक बात कर सकता हूं कि मैं उनको कह दूं कि क्या करेंगे, पार्टी ने हमको मजबूर किया था, नई पार्टी थी ना, हमारी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैं उस पार्टी को ही छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा में जो बात लिखा है वो सोचने और विचारने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि दलितों, पिछड़ों, लघु उद्योगियों और मजदूरों के भलाई ना करने की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ में शासन आया था, मतलब वो मायावती के विश्वास पत्र से हट करके मोदी के शरण में आए थे, योगी जी के शरणागत हुए थे, तब उन्होंने अपने बेटी के लिए टिकट मांगा था, जो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद, सौजन्य और सहयोग से लोकसभा में सांसद है। बेटा के लिए टिकट मांगा था, जो भाजपा के समर्थन के बाद भी नहीं जीत सका और अपने पूरे परिवार को फलीभूत करने का भरसक 5 साल तक प्रयास किया। उस वक्त उनको दलित, शोषित, पिछड़ा और उद्यमियों का ख्याल नहीं आया, जिसका वो पूरे 5 साल तक मंत्री थे। स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम मंत्री थे, लेकिन श्रमिक कल्याण के लिए उन्होंने कोई ढीले भर का भी काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के नाम पर जो बदनामी हुई पार्टी की, उसका सबसे बड़ा श्रेय स्वामी प्रसाद मौर्य को जाता है। श्रम मंत्री होने के नाते ये उनकी जिम्मेवारी थी कि श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ काम करते, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन आपने सिर्फ अपना काम किया, अपना झोली भरा, अपना परिवार को देखा और अपने विषय में सोचा। इस वजह से स्थिति ये हुई कि कुछ लोग जो श्रमिकों के कल्याण के लिए सोच रहे थे वो आपसे बिक गए और आपकी वजह से पार्टी की बदनामी हुई। जब 5 साल का रिपोर्ट कार्ड योगी आदित्यनाथ ने देखा तो उनको लगा कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य तो एसेट्स के प्रति लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा किया गया तो पूरे मौर्य परिवार और पूरे मौर्य कुनबे पर कुठारघात होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं नाम की वजह से किसी को नहीं रखता, पार्टी में काम की वजह से रखा जाता है और आपका काम संतोषजनक नहीं है, इसीलिए पार्टी अब आपको अगले बार टिकट नहीं दे रही है। जब इस बात की स्पष्ट
सूचना उनको मिल गया तो वो क्या करते, उन्होंने पार्टी छोड़ा और अब कहां जाएंगे मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात के लिए बहुत मैं चिंतित हूं। अपुष्ट खबरों के अनुसार समाचारों में आया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उनसे मान मनोबल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक गलत मैसेज आ रहा है। ऐसा ना हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद आकर के कुछ अपने लिए मांग ले, बेटे के लिए मंत्री मांग ले, बेटे के लिए कुछ सीट मांग ले, और जब बेटा बेटी और कुनवे की भरपाई हो जाए तो उनको फिर भारतीय जनता पार्टी अच्छा लगने लगे। ये गलत परंपरा होगा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो ओम प्रकाश राजभर के साथ किया था वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल लेने के बाद सिर्फ अपना, अपने परिवार, अपने बेटे की भलाई, अपने कुनवे की भलाई और मलाई की बात किया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मलाई चाटना हमारे संस्कार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हम स्वयं सेवक हैं और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जब ये देखी कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि वाली पार्टी, हम तो यहाँ फिट नहीं बैठते हैं। स्थिति ओम प्रकाश राजभर की ऐसे हो गई जैसे कोई गांव का गंवार आदमी इंग्लैंड चला जाता है किसी नाव में चढ़ करके, किसी जहाज में चढ़ करके, जो वहां उतरता है तो देखता है कि यार यहाँ तो सब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमने तो आज तक हिंदी कभी नहीं बोला। तो वो मजबूर होता है, कहता है यार मुझे पुनः वापस वहीं भेज दिया जाए जहां हमारी भाषा लोग जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर के हाल भी वही हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 साल लगा देखने में और पार्टी को 5 साल तक उनको झेलने में लगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से पार्टी ने पहले छुटकारा पा लिया। ये कुछ लोग जो पार्टी को छोड़ करके जाने की बात आ रहे हैं, जो सूचनाएं आपको आ रही है, वो तमाम लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस पार्टी को संतोषजनक नहीं लगी और टिकट वितरण में उनसे मुंह मोड़ने की स्पष्ट सूचना दे दी गई है। क्योंकि समाचारों में आ रहा है कि 150-200 लोग पार्टी विधायकों का टिकट कट रहा है। यही लोग हैं जो अभी पार्टी के नाम पर लायबिलिटी बने हुए थे और पार्टी के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे और जनता में असंतोष फैला रहे थे। लोगों को लगा कि भाई इनके वजह से पार्टी की बदनामी होगी और इन लोगों को लगा कि पार्टी अब नाम और दाम पर और बड़ा मुकाम पर तो हमको कुछ करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम काम और सिर्फ काम का प्राथमिकता है और इसी बात का यहाँ पर रिवाज है। उन लोगों को बेहतर लगा कि अच्छा बात है कि हम सीधे छोड़ करके कुछ अपना लाज बचा लें और अपने लोगों के हम मुंह दिखाने का लायक रहें। इसलिए आप सबसे पहले अपना एक मोटो रखिएगा, आएगा तो योगी, बनेगा तो मोदी, फिर आपको काहे को चिंता, काहे पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है भाजपा के टक्कर में। तो इन बात को सबसे ध्यान रखिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये मौसमी बरसात के तरह से लोग हैं। जहां इनको फायदा दिखता है वहां आते हैं और जहां से फायदा नहीं दिखता वहां चले जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो होटल में खाना खाने के बाद वेटर का नजर बना करके प्लेट तोड़ देते हैं, कहते हैं साला हमने तो खा लिया कोई और न खाए। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नहीं है कि मैं उन पर लाइव डिबेट करूं। मैं तो चूंकि आज मेरा मुद्दा था कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है और जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाएगा, मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि हमारा घोषणा पत्र कैसा हो, हमारा कौन सा मुद्दा घोषणा पत्र में लिया जाए। उसी कड़ी में आज का कड़ी है कि चुनाव घोषणा के बाद राजनीतिक आचार संहिता, ये कल का विषय था। आज है राजनीतिज्ञों की आचार संहिता। राजनीतिज्ञों का चाल चरित्र और चेहरे पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों मुद्दा है आप देखते होंगे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के एग्जाम्पल ही सामने है। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति की शुरुआत जनता पार्टी, लोक दल, फिर देखे कि भाई बहुजन समाजवादी का उभार आया तो बहुजन समाज में चले गए, फिर सपा में चले गए, फिर देखे कि यार इस सब लोगों को करके अब तो आएगा भाजपा ही, तो वो भाजपा में चले गए। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, ना ही कोई संस्कार है, राजनीतिक संस्कार की बात करूं यार, कोई दूसरा बात ना सुनिए। मतलब इनकी ना तो कोई मोरल है, ना ही कोई राजनीतिक संस्कार है, ना ही कोई राजनीतिक विचार है। कहने के लिए तो सब लोग पूज्य बाबा अम्बेडकर का नाम लेते हैं कि हम अम्बेडकर बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर का और नहीं पढ़ा है, उनके विचारों को तो का पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आजकल बाबा साहब का नाम लेना बड़ा जरूरी है राजनीति में बने रहने के लिए, इसीलिए वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। उनसे पूछ लिया जाएगा कि अम्बेडकर का कौन सा किताब पढ़ा है आपने, अम्बेडकर की तस्वीर के अलावा क्या देखा है आपने, डिबेट कर ले
तो वो अम्बेडकर का नाम नहीं बता पाएंगे कि बाबा साहब का पूरा नाम क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ का रहने वाले थे, कहाँ तक पढ़ाई किया था, उनका संघर्ष गाथा क्या था, वो समाज में किस बात के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने आप को अम्बेडकरवादी बता देंगे। ऐसे लोगों को हम मान लीजिए कि कोई आदमी को बाहर से लिया जा रहा है और वो आदमी इस संस्कार कल्चर का नहीं, आपने पार्टी पर तो उनको थोप दिया। पार्टी के डिवोटी लोग पार्टी के वफादार होने के नाते उनको मतदान दिया और जितवा करके संसद विधायक बनाया। अब हमने तो भाजपा को जिताया था, हमने तो कांग्रेस को जिताया था, हमने तो सपा को जिताया था, हमने तो बसपा को जिताया था। अब हम उनमें इन्हीं पार्टियों का कल्चर देख रहे हैं। अब पता चले कि वो आदमी तो दूसरे तरह का संस्कारी है, उसका तो संस्कार इससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। इस विषय पर बड़ा गंभीरता से बातचीत करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, और ये जनता करेगी। नेता, देखिए मैं नेताओं से बड़ा असंतुष्ट हूं, नेताओं के बिहेवियर से बड़ा असंतुष्ट हूं, क्योंकि नेता का काम है जीत। वो सिर्फ जीत के विषय में सोचता है, वो और कुछ सोचता ही नहीं। उसके लिए हर हाल में जीत मायने रखता है। अगर आप सिर्फ जीत मायने रखेंगे और जीत को ही अंतिम मान लेंगे तो फिर आप लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए ये आपका काम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे लोगों पर अपना स्पष्ट राय रखें, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक आदमी है, वो किसी न किसी पार्टी में तो जाएगा, क्योंकि घर में तो बैठेगा नहीं। राजनीति में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में जाएगा, चाहे वो सपा में जाए या बसपा में जाए या कांग्रेस में जाए या जिसमें भी जाए, उसको जहां फायदा मिलेगा वो वहीं जाएगा। एक तो उस पार्टी के अंदर, जैसा अगर सपा में जाता तो अखिलेश यादव को भी सोचना पड़ेगा कि ये मायावती का नहीं हुआ जिसने इसको यहां सुना बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष था। अब मायावती इससे बड़ा पोस्ट और क्या दे सकती थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो स्वयं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं सकती। आपको उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, मतलब मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन में है और उत्तर प्रदेश में ही उसकी वजूद है, और उत्तर प्रदेश से राज्य का प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया था, आपने तब उस पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि उसका शासन आगे आने वाला आपको नहीं दिखा। आप देखिए कि भाई अभी तो सरकार में है नहीं, तो सरकार का जो मलाई चाटना है, मुझे जो दलाली करना है, जो कमाई करना है, जो बेनिफिट लेना है, जो सत्ता का सुख भोगना है, वो अब तो मिलेगा नहीं। तो मायावती ने चाहे बेशक आपको सम्मान दिया, आपको तो पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, दाम चाहिए, इस वजह से आप भाजपा में आ गए। अब भाजपा में आप वही अपना पुराना वाला रोए अपने कि आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको तो यहाँ पर नाम कमाना है, दाम कमाना है, काम तो करना ही नहीं है। तो भाजपा को लगा कि यार ये आदमी को तो मैंने गलत चुन लिया। तो अब जब जनभावना के अनुरूप आपको टिकट से महरूम कर दिया, आपको चौथा कर दिया, तो आप सपा में जा रहे हैं। सपा में देखेंगे कि सपा का सीट में आ गए, चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, वो तो बाद में वहां की जनता डिसाइड करेगी जहां से चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए कि चुनाव जीत गए 1%, और सपा की सरकार तो बने नहीं, बन तो भाजपा की सरकार जाएगी, तो क्या पता कि वो वहां से तोड़फोड़ कर दो वापस न आ जाए। ये कहने के लिए गलती होगी कि महाराज हमारा 15 वोट ले लीजिए, 5 वोट हमारे ले लीजिए। इसलिए ये जो जनता है ना, जनता जनार्दन लोकतंत्र में मानी जाती है। जनता का निर्णय होना चाहिए कि भाई आप इनसे मुक्ति पाइए, आप इनको कहिए कि भाई आप लोगों को हर हाल में, हर स्थिति में सिर्फ जीत जीत जीत, सत्ता 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 चाहिए, तो हमको ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। इसलिए आप ऐसे लोगों से परहेज करें और अपना मताधिकार से तो बिल्कुल महरूम कर दें, क्योंकि आपके वोट पर ही ये लोग अपना वर्चस्व कायम रखे हैं। अगर आप उनको अपने वोट के आशीर्वाद से ही महरूम कर देंगे तो इन लोगों को इनकी औकात पता चलेगा, तब जाकर के राजनीति में शुचिता की स्थापना हो पाएगी। और अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो राजनीतिक शुचिता को सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत है, क्योंकि जनता जनार्दन अगर अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करेगी, आंख मूंद करके भरोसा नहीं करेगी, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का भरोसा अपने नेताओं पर और नेताओं का भरोसा अपने जनता पर बना रहना चाहिए। ये सिक्के के दो पहलू, एक तरफ हेड और टेल, अगर दोनों तरफ बढ़िया से ढलाई होती है तब भी सिक्का मार्केट में चलता है। अगर एक तरफ की ढलाई खराब हो तो वो खोटा सिक्का कहलाता है।
लोकतंत्र के सिक्के को चलने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा जरूरी है कि वो जनता नेता पर भरोसा करे और नेता जनता पर भरोसा करे, दोनों एक दूसरे पर भरोसा करे, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा। और इस तरह की आवागमन से लोगों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आया राम गया राम है। कभी पता चला कि आज भाजपा में आ गए, कल सपा में आ गए, कल बसपा में आ गए, मतलब आपका कोई राजनीतिक चाल चरित्र चेहरा नहीं है। आपका चाल चरित्र चेहरा यही है कि जहां फायदा देखेंगे वहां जाएंगे। आपका कोई विचार नहीं है, आपका कोई राजनीतिक मोटो नहीं है, और अपने लोगों के लिए कुछ करने की तो सीधी बात नहीं। अंत में दो बातें आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। मुद्दा है कि ये जितने जातीय आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, मायावती हो, मुख्यमंत्री ओवैसी हो, या और भी जो लोग हो, इनको एक चीज कॉमन है सब लोगों ने, सभी पार्टियों में। वो ये है कि ये जात के नाम पर अपना मुकाम पाते हैं, वोट पा जाते हैं, सत्ता पा जाते हैं, सरकार में चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं या सरकार भी बना लेते हैं। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो फिर उसी मतदाता को, मतलब अगर अखिलेश यादव है तो यादव बिरादरी के विषय में नहीं सोचेंगे। उदाहरण है कि अखिलेश यादव के पूज्य पिता श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने अखिलेश को सीट दिया, अपने भाइयों को दिया, भतीजों को दिया, नाती पोतों को दिया। मतलब उनके घर में बच्चा बाद में पैदा होता है, सीट पहले डिसाइड हो जाती है कि उसको देना क्या है। जब वो सीट डिसाइड होती है तब वो जन्म लेता है, नहीं तो कहता नहीं मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तक हमारा कोई सीट डिसाइड नहीं हुआ। यह मायावती का है। मायावती अपने कुनबे के नाम पर, अपने वोट के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को भरी। मायावती ने आज तक किसी दलित को अपने बगल के कुर्सी पर बैठाई है। अगर कोई सार्वजनिक ऐसी फोटो, तस्वीर या कोई आदमी का निजी अनुभव हो तो कृपया मुझे अपडेट करेगा। मैंने आज तक किसी मीडिया पर, क्योंकि मायावती को मैं कभी मिलने के लिए नहीं गया कि जाकर के मिलूं और उसके वजह अनुभव हो रोज रोज मिलने का। मुख्यमंत्री के नाते एक आध बार मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मायावती के बगल की कुर्सी पर कोई उनका अपना दलित भाई ही बैठा हो। वो कहते हैं कि ये तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, और आप स्वयं वही कर रही हैं जिसका नाम लेकर के आप राजनीति में आई हैं। आप अपने बराबरी पर किसी अपने दलित भाई बहन को नहीं बैठने दिया। अगर किसी को बैठाने की हिम्मत किसी ने किया तो वो आदमी जिससे आपके राजनीतिक फायदा हुआ है, आपके लिए फायदेमंद हुआ, सतीश चंद्र मिश्रा। और सतीश चंद्र मिश्रा दलित नहीं है, वो ब्राह्मण है। आप जिस ब्राह्मणवाद की विरोध करके राजनीति करते हैं, अगर कभी कोई दूसरी कुर्सी लगी है किसी की तो वो सतीश चंद्र मिश्रा की लगी है। मतलब फायदे की जो बात आई है तो वो मोदी जी घर बनाएंगे हर दलित का, मोदी जी घर बनाएंगे हर यादव का, मोदी जी घर बनाएंगे हर कोई कुर्मी का। मतलब हर भारतवासी का, हर गरीब आदमी का, जो नीडी आदमी है वो गरीब का घर बनाएंगे, नरेंद्र मोदी बनाएंगे। गरीब किसान को सम्मान राशि देंगे, वो मोदी देंगे। 5-5 लाख का मेडिकल बेनिफिट का कार्ड देंगे, वो मोदी देंगे। वो सब जाति पात धर्म पंथ निरपेक्ष से ऊपर देंगे, और हम सिर्फ अपने जाति का नाम पर वोट देंगे, और वोट लेने के बाद अपने नकारे नलायक परिवार वाले लोगों को धन से भर देंगे, पैसे से भर देंगे और प्रतिष्ठा से भर देंगे, और बाकी दलितों को कुछ नहीं। वही हाल लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो अभी उनका बेनिफिशियरी कौन है? उनका 6ठी में 6 बार फेल लड़का उप मुख्यमंत्री बना और खींच खाच के मैट्रिक पास स्वास्थ्य मंत्री बना, और बाकी यादव बिरादरी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। बोला जी दही का माठा भी आपको नहीं देंगे, मलाई की तो आप लोग कल्पना भी ना कर सकते, माठा में फेंक दूंगा, दूसरा पी ले, कोई यादव ना पिए। इन बातों को आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये जब 2-4 चीज आप एग्जाम्पल ले लेकर के अपने से प्रति प्रश्न पूछ करके आप पूछ लेंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि राकेश परमार सही कह रहा था कि गलत कह रहा है। मेरी बात छोड़ दी, आपके अंतरात्मा कहेंगे कि यार ये तो बात सही कह रहा है, उसमें राकेश को क्या करें? कोई माइक्रो साइंस थोड़ी है कि राकेश ने कोई विशेष पढ़ाई की है। वो तो सीधा दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो बेनिफिशियर कौन रहा? उनकी बेटी मीसा भारती राज्यसभा में है, उनका भाई उप मुख्यमंत्री था, एक भाई केंद्रीय मंत्री था, और अब पार्टी के प्रेसिडेंट पर दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है, और पिताजी परेशान हो रहे कि किधर जाए। बाकी यादव जय भर में
वही बात मुलायम सिंह यादव में, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अपने सारे भाइयों को सत्ता सौंप दी, और जब वसीयत देने की बात आई तो पुत्र को दिए, भाई को ठेंगा दिखा दिए, बाकी यादव उत्तर प्रदेश का जाए भाड़ में। वही हाल मायावती का है। मतलब ये जो राष्ट्र जातीय आधार की राजनीति करने वाले लोग हैं वो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही करते हैं, नाम लेंगे जाति का और फायदा देंगे परिवार का। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई आकर के मौर्य बिरादरी का पूछे कि जब तुम मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, तो कितने मौर्य को आपने अनुकंपित किया है, और मौर्य में सिर्फ तुम्हारी बेटी ही मिली टिकट देकर के लोकसभा में भेजने के लिए, बेटा ही मिला चुनाव लड़ने के लिए, बस ये 2 मौर्य के बाद बाकी सब कोई मौर्य नहीं है। इस विषय पर अगर ये कानून में सार्वजनिक पूछ दिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आंखें खुल जाएगी कि भाई हमारे बिरादरी के लोग समझने लगे हैं, और अगर बढ़िया से समझ जाएंगे तो फिर हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और अगर उनका खेल खत्म करना है तो सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की क्वेश्चन उठनी चाहिए। ये जितनी जातीय आधार की राजनीति करते हैं उन लोगों के सामने ये प्रश्न जरूर रखना चाहिए कि आप बात करते हैं मेरे जाति का और बेनिफिट देते हैं अपने परिवार का। जिस दिन से ये प्रश्न उठने लगेगा, मैं समझ रहा हूं कि लोकतंत्र की परिकल्पना जो हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने किया था, हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, हमारे आजादी के परवानों ने किया था, उसका अक्षरशः पालन होगा और उसको लोग अक्षरशः मानेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई इसीलिए हमारे को आजादी मिली थी कि हमारी बातें मानी जाए। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, देश अभी बदलाव की तरफ जा रहा है और बदलाव साफ दिख रहा है। 2-3 बदलाव का साक्षी मैं हूं, आप सब हैं, आप देख लीजिए। उदाहरण देता हूं, बहुत दूर नहीं जाता हूं मैं, आते हैं 90 के दशक के बाद, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो अपने जन्मदिन पर मुंबई की नर्तकियों को बुला करके नाच नचवाते थे, और जिस तरह से राजा महाराजा अपना नृत्यशाला में बैठ करके नाच का आनंद ले रहा है और गणिकाएं नाच रही हैं, उसी तरह का आनंद मुलायम सिंह लेते थे। और उनका बेटा भी बदस्तूर यही जारी रखा, अपने पिताजी के अवगुण को अपने साथ लेकर के आए। उससे क्या हुआ कि राजकोष का पैसा इन नचनियों पर उड़ा और नचनियों पर खर्च हुआ, उन पर खर्चा हुआ है। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो वो पूरे प्रदेश में पत्थर की मूर्ति हाथी लगवा दी, जितने रुपए की हाथी लगाई और उतने रुपए का अस्पताल, सड़क और स्वास्थ्य की व्यवस्था करवा देती तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हो जाता। अब बदलाव क्या आया है? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आप कहेंगे कि वो भी कहाँ अस्पताल गए, वो भी तो जमुना तट पर दीपोत्सव मना रहे हैं। बेशक दीपोत्सव का मैं हिंदू होने के नाते तारीफ करूं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे राम के जन्मभूमि पर दीप ज्वलित हो रहे हैं, लेकिन दीप प्रज्वलित में जो खर्चा हो रहा है, ना तो वो मुंबई की नर्तकियां लेके जा रही है और ना ही लंदन के बॉगी में खर्चा हो रहा है। तो किसको जाना है? दीपोत्सव में क्या क्या लगता है? दीपोत्सव में दीप लगता है और दिया लगता है और रुई लगता है, तभी तो दीप जलता है। और दीप जलाने वाले लोग मतलब श्रमदान होता है। तो दिया कहां से आता है? चीन, जापान, इंग्लैंड से, मुंबई से नहीं, वो हमारे देश के कुम्हारों के यहां से आता है, जिनका बिल्कुल काम खत्म हो गया था। चीन ने उनके बिजनेस को मार दिया था। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के दीपोत्सव से भारत का किसान खुशहाल है, क्योंकि उसके खेत का तेल, सरसों और या तीसी या जो चीज जिससे तेल निकलता हो, वो तेल हमारे भारत के किसान का तेल है। उनका पैदावार से तेल बनता है, मतलब पैसा इनडायरेक्टली हमारे किसान के पास चला गया, पैसा इनडायरेक्ट हमारे कुम्हार के पास चला गया। मतलब उत्तर प्रदेश का पैसा, माना कि वो अस्पताल बनाने में, स्कूल बनाने में, विद्यालय बनाने में नहीं खर्च हुआ, जिसमें होना चाहिए था, मुझे इसमें ज्यादा खुशी होती, लेकिन तब भी मुंबई नर्तकियों के नाच दिखाने से तो बढ़िया है ना कि पैसा की विकेंद्रीकरण हुआ, राजकोष से पैसा एक गरीब कुम्हार के पास गया, एक गरीब किसान के पास गया और उन बच्चों के पास गया जो दीप जलाने में श्रमदान दिए। और बाद में कई टीवी चैनल दिखाए कि बोतल में सब गरीब लोग तेल इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट है।
जिस आदमी के घर में दीप जलाने का दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी गए होंगे दिया बोतल लेकर के, क्योंकि ईश्वर ने इनको पूरा दिया हुआ है, इनको जरूरत नहीं है। ये तो एक आध बोतल शनिवार को तेल दान कर देते होंगे, ऐसी स्थिति है। जितनी भगवान ने इनको दिया, ये 200-400 बोतल दान कर सकते हैं। वो वही आदमी गया होगा ना जिसको दिया में तेल खरीदने की पैसा नहीं होगा। अगर वो एक आध बोतल तेल इकट्ठा करके ले आता है तो ये और डायरेक्ट गरीब को बेनिफिट, मतलब इससे तो और ज्यादा खुशी होना चाहिए। ये बदलाव दिख रहा है, इसीलिए आप बदलाव के साक्षी बने और बदलाव के साथ जाएं। और ये जो राजनीतिक दोगलेबाज लोग हैं, जो राजनीतिक मौका परस्त लोग हैं, जो सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं और जैसे ही लगता है कि भाई इनके कर्मों कुकर्मों और इनके निष्क्रिय होने से अब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी इनके साथ आगे नहीं चल पाएगी, तो वो पार्टी में रिजाइन करते हैं और कहते हैं कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए छोड़ रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि 5 साल में आपने इन लोगों के लिए क्या किया, तो इनके पास कोई शब्द नहीं होगा। और दूसरा जान लीजिए कि गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक, ये सब कौन है? उनकी बेटी जो सांसद है और उनका बेटा जो असफल प्रयास किया था सांसद बनने का, नहीं बन सका। जिस दिन ये प्रश्न हो जाएगी, राजनीतिक सूचना पर प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप राजनीतिक सूचना मजबूत होगी। आज का मुद्दा मेरा ये था, कैसा हो घोषणा पत्र में आज का घोषणा पत्र, चाल चरित्र और चेहरा राजनीतिकों का कैसा हो और राजनीतिक सूचना कैसी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपना आशीर्वाद दीजिए और अपने सभी समूह में साझा कीजिए और अपना मुद्दा बताइए कि आप कौन सा मुद्दा सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, राजनीतिक दल के समक्ष रखना चाहते हैं। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी जो मुझे अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह हमेशा देते रहते हैं, आपने लिखा है कि सर्वजन हिताय द्विवेदी जी ये भारतीय जनता पार्टी ही करती है। मैं आप थोड़ा लेट जुड़े, में 2 मिनट और कह के अपनी बात बंद रखूंगा। ये हमारे देश में जितनी जातीय आधारित पार्टियां हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, कुर्मी निवासी हो, मायावती हो, ये सब लोग आते तो हैं, जात की बात करते हैं, लेकिन जब जात के नाम पर लेकर के सत्ता में आते हैं तो बेनिफिट अपने परिवार को पहुंचाते हैं। मायावती ने अपनी अवैध कमाई अपने भतीजे को और अपने भाई को दिया, एक किसी दलित को नहीं दिया। वही हाल मुलायम सिंह यादव का है। मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में आए तो उन्होंने सारा बेनिफिट अपने बेटे को, भाई को, भतीजे को, नाती को, पोते को दिया। वही हाल कुर्मी वैसी का है। वो 2 ही पार्ट भाई आदमी की सरकार है, उसका भाई और वो खुद, तीसरा आदमी वहां पर कोई नहीं है। यही हाल लालू प्रसाद यादव का है। लालू प्रसाद यादव नाम को सत्ता में आए और बेनिफिट दिए अपने 8वीं में 8 बार फेल बेटा को, और दूसरा एक आदमी जो 6वीं में 6 बार फेल है उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, बेटी को राज्यसभा में भेज दिया। मतलब बेनिफिट अपने घर में। उसका एक पगलेट साला होता था साधु यादव, उसका आतंक दुनिया में, बिहार वासी त्रस्त थे उसके आतंक से। आज जब उसको मौका नहीं मिल रहा है तो अपने घर में क्लेश कर रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके यहां सबका सम्मान और सबका स्वाभिमान सुरक्षित है और वो राष्ट्र सर्वोपरि की नीति पर काम करती है। तो जिन लोगों को राष्ट्र से प्रेम है, राज्य से प्रेम है, अपने से प्रेम है, उनको कहां जाना है उनको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बस आप अभी और इस्तीफा होंगी और दल बदल होगा, क्योंकि पार्टी छटनी कर रही है। जब पेड़ की छटनी होती है तभी पेड़ का विकास होता है, क्योंकि उसमें जितने सड़े गले टूटे फूटे टहनियां होती हैं उसको काटा जाता है। आदमी बालों की छटाई करवाता है ना, तब जाकर के बाल विकसित होता है। हम लोग किसान घर के लोग हैं, हम देखते हैं कि खेतों में ना मक्के का 2-2, 3-3 पेड़ों को काट करके हमारे वो सोहनी करने वाला फेंक देता था। मैं बोला काहे मक्का काट दिए? बोला साहब ये रहेगा ना तो भीड़ करेगा ना, अपने बढ़ेगा ना दूसरे को बढ़ने देगा। इसीलिए जो कमजोर पेड़ है और जो बेकार है ना उनको हटाना पड़ेगा, तो एक पेड़ मोटा होगा, उसमें फल ज्यादा होगा। तो अभी सोहनी का काम हो रहा है, छटाई का काम हो रहा है। इस तरह से निष्क्रिय पेड़ जो खरपतवार की तरह से हमारे खेतों में आ गए हैं उनको उखाड़ करके फेंका जाएगा। आप विचलित ना होइएगा, क्योंकि देश बदलाव की तरफ जा रहा है और ये बदलाव दिख रहा है। क्योंकि इसके पहले आपने किसी आतंकी को, किसी माफिया को
जेल में सड़ते और संपत्ति पर बुलडोजर चलते अगर आपने देखा होगा तो आप बेशक उनको वोट दीजिए, और अगर नहीं देखा होगा तो योगी जी के साथ जाइए, आएगा तो योगी। जय हिंद, वंदे मातरम।